गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आप लोगों को तनन उपांग के बारे में परिचय दिया था और तनन उपांग के आगे के चीज़ों को बताया था, जिसमें हमने तनन उपांग के जो उसके मेन पार्ट्स होते हैं और पार्ट्स के क्या यूज होते हैं इसके बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे तनन उपांग में जनरेट होने वाले प्रतिबलों के विषय में। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कोई भी उपांग अगर किसी भी सिविल इंजीनियरिंग संरचना में यूज किया जाता है तो उस पर लोड आता है और लोड को बियर करने के पश्चात उसमें प्रतिबल जनरेट होते हैं। तो तनन उपांगों में जनरेट होने वाला जो प्रतिबल होगा बेटा वो तनन प्रतिबल होगा। अब तनन प्रतिबल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं कि किस काट में कितना तनन प्रतिबल जनरेट होता है। तो इसके लिए बेटा हम सबसे पहले यूज करते हैं IS कोड 800-1984। कहने का मतलब कि ये आपके कंपटीशन का भी क्वेश्चन हो सकता है कि तनन प्रतिबलों को का मान किस कोड के अकॉर्डिंग ज्ञात किया जाता है। तो वो 800 से 1984 IS कोड के माध्यम से ज्ञात करते हैं। अब इसको हम डिनोट करते हैं बेटा टेंसाइल स्ट्रेस को सिग्मा AT या FT से। अब इसकी वैल्यू जो होती है 0.6 FY होती है। FY क्या है इसके बारे में मैंने पहले क्लास में भी आप लोगों को बताया है कि ये आपका चरम प्रतिबल होता है या अल्टीमेट स्ट्रेस जिसको हम कहते हैं, वो FY अल्टीमेट स्ट्रेस होता है। अब इसके बाद फिर अल्टीमेट स्ट्रेस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सभी प्रतिबलों का मान जो होता है वो प्लेट की मोटाई के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है बेटा। जैसा हम सेक्शन यूज करेंगे उसकी जैसी मोटाई रहेगी उसके हिसाब से चेंज होता रहता है टेंसाइल स्ट्रेस का मान। तो जो मान चेंज होते रहते हैं इसको हम लेते हैं इंडियन स्टैंडर्ड IS 2062/1992 के अनुसार उसका निर्धारण करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई प्लेट 20 mm से पतली होती है तो उसके लिए FY का मान 250 लिया जाता है। वहीं सिग्मा AT जो आपका परमिसिबल स्ट्रेस होता है उसका मान 150 न्यूटन पर mm² लिया जाता है। ऐसे 20 से mm से 40 mm के तक के लिए अगर देखा जाए तो आपका अल्टीमेट स्ट्रेस जो होता है वो 240 न्यूटन पर mm² होता है। वहीं आपका परमिसिबल स्ट्रेस 144 न्यूटन पर mm²। ऐसे ही आपका 40 mm से मोटी प्लेटों के लिए लिया जाता है। अब बात करते हैं तनन उपांगों के सामर्थ्य की। सामर्थ्य की बेटा जब तक किसी भी तनन उपांग में कोई सामर्थ्य नहीं होगा वो आपका टेंसाइल स्ट्रेस बियर नहीं कर सकता। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो आपका सामर्थ्य निकाला जाता है, जिस सेक्शन का सामर्थ्य निकालना है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से जैसा सामर्थ्य निकालना है वैसे स्ट्रेस के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब मान लीजिए तनन उपांग का निकालना है तो उसके लिए आपका जो सेक्शन यूज कर रहे हो बेटा उसका नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा उससे हम उस स्ट्रेस को मल्टीप्लाई कर देंगे जो सामर्थ्य में निकालना है। जैसे हमें तनन सामर्थ्य निकालना है तो टेंसाइल स्ट्रेस से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। इसको अगर हम शॉर्टकट में देखें तो इसको हम लिख सकते हैं P = AE × सिग्मा AT। अब AE क्या होता है? AE कहने का मतलब उसका चाहे नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया आप कह लीजिए या फिर इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया। और सिग्मा AT के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि ये परमिसिबल स्ट्रेस होता है। अब बेटा मान लीजिए कि चपटी पत्ती के लिए आपको करना है, किसके लिए? चपटी पत्ती के लिए आपको निकालना है चपटी पत्ती का तनन सामर्थ्य। तो चपटी पत्ती का तनन सामर्थ्य मान लीजिए कि बेटा कोई पत्ती ऐसी है जिसकी मोटाई, इसका क्रॉस सेक्शन अगर हम देखते हैं तो मान लिया कि इसकी मोटाई क्या है बेटा, यहाँ से यहाँ तक T है, स्मॉल T हो गया। और इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया कि B है। तो अब अगर हम इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करेंगे तो क्या निकल के आएगा? इसका AE जो निकल करके आएगा वो आपका B × T निकल करके आएगा। अब इसका अगर हमें सामर्थ्य निकालना है तो P का मान क्या हो जाएगा? B × T × सिग्मा AT। बुक्स में आपके केवल इफेक्टिव एरिया के बारे में बात किया गया है और जब क्वेश्चंस बताए गए हैं तो उसमें सामर्थ्य में आपका सिग्मा AT का यूज किया गया। लेकिन मैं पहले ही आपको बताता चल रहा हूं ताकि आपका यहीं से ये फार्मूला बन करके चला आए और डायरेक्ट आप फार्मूले पर क्वेश्चन को लगा लें। अब इसके बाद मान लीजिए कि रिवेट जॉइंट से जोड़ा गया है। तो रिवेट जॉइंट से जोड़ने पर क्या होता है बेटा कि प्लेट में हमको होल करना पड़ता है। होल करने के केस में जहाँ रिवेट लगाए जाएंगे तो जो भी आपका रिवेट का होल होता है वो एरिया तो आपके प्लेट से निकल जाता है और जोड़ पर कहने का मतलब कि स्ट्रेस ज़्यादा वहीं जनरेट होता है जहाँ से हमें जोड़ा गया है। तो इसलिए ऐसे केस में अगर आपने मान लीजिए कि एक होल बनाया तो एक होल के केस में हम क्या करेंगे कि एक होल का डायामीटर जो रहेगा
उसका एरिया हम माइनस कर देंगे क्रॉस सेक्शन एरिया में से। अगर अब हम इस पॉइंट से क्रॉस सेक्शन एरिया इसका लेते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका जो आएगा बन करके वो इस तरीके से बन करके आएगा। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की मोटाई क्या हुई, वो आपका डायमीटर के बराबर हो जाएगा। किसके डायमीटर के बराबर? जो आपने रिवेट यूज किया है उसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर निकाला जाए, अगर एक होल के लिए निकालें तो एक होल के केस में क्या हो जाएगा बेटा, ए इज इक्वल टू, कहने का मतलब बी इज इक्वल टू हो जाएगा, चौड़ाई जो होगी इसकी वो चौड़ाई हो जाएगी बी माइनस डी। लेकिन अगर वहीं 2 लिए तो 2D हो सकता है, 3 पर 3D हो सकता है और n पर ND हो सकता है। कहने का मतलब ज़्यादा रिवेट हो जाएंगे तो ND हो सकता है। तो इस तरीके से अगर n रिवेट्स का प्रयोग आपने किया है तो उसका अगर हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है तो वो आएगा ए इज इक्वल टू बी माइनस ND इंटू टी। अब बच्चों अगर इससे निकालना है आपको सामर्थ्य, तो सामर्थ्य की बात अगर हम करें तो सामर्थ्य क्या निकल करके आएगा, इसका सामर्थ्य जो आपका स्ट्रेस निकल करके आएगा वो हो जाएगा, इसको अगले पेज पर हम आपको बताते हैं, वो हो जाएगा आपका P इज इक्वल टू ए ई इंटू सिग्मा ए टी। से अगर हम देखें तो चपटी पत्ती के लिए हो जाएगा आपका ये V माइनस एन डी इंटू सिग्मा ए टी। कहने का मतलब इस फार्मूले से हम चपटी पत्ती को जब श्रृंखला पद्धति में जोड़ा गया हो, कहने का मतलब कि एक ही लाइन में रिवेट लाइन टू लाइन लगाया गया हो ना, वो श्रृंखला पद्धति में हो। श्रृंखला पद्धति के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। तो इस केस में आपका जो तननुपांक की सामर्थ्य निकालनी है उसके लिए फार्मूला होगा। बेटा वीडियो की साइज बड़ी हो जाएगी, इसलिए अभी आपको इतना, अगले वीडियो में हम आगे की भी चीज़ें भेजेंगे आपको।